हाँ बेटा, गुड आफ्टरनून सर। बैठो बेटा। थैंक यू सर। मनस्विनी, जी सर। अच्छा मनस्वी तक तो मैंने पढ़ा है, सुना है। मनस्विनी का क्या मतलब होता है? सर ये दो वर्ड से मिलके बना है, मनस और विनी। मनस मीन्स इंटेलेक्चुअल विजडम और विनी हु एंडो दीज क्वालिटीज। ओके ओके ओके। अच्छा बेटा ये बताओ कि आपने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया जी सर। कोटा से, आरटीयू से? आरटीएस सर। अच्छा इसके अंदर क्या सब्जेक्ट था आपका, कौन सी ब्रांच में किया? सर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग। वेरी गुड। अब ये बताओ कि हमारे देश के अंदर हम इतना ज़्यादा चाइना पे क्यों डिपेंडेंट हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को इंपोर्ट करना पड़ता है हमको, हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है ही नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा असेंबली करते हैं। जी सर। तो इसका एक तो पहला तो मैं जानना चाहता हूँ इसका क्या कारण है। सेकेंडली गवर्नमेंट इस समय उस चीज़ को कवर करने के लिए क्या कर रही है? ठीक है सर। सर पहला, चाइना ने अर्ली मूवर एडवांटेज ले लिया था। अराउंड 80s 90s से उन्होंने लार्ज स्केल पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन कर दी थी, जिससे हाई सब्सिडीज और लार्ज स्केल इंडस्ट्री सेटअप कर दी थी। और उसी टाइम हमारा ध्यान पॉवर्टी एलिवेशन, फूड सिक्योरिटी की तरफ ज़्यादा था। उसके बाद में सर ये गैप वहीं से शुरू हो गया। और अभी के टाइम सर हम काफ़ी ये PLI स्कीम शुरू कर रहे हैं, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। सेमीकंडक्टर मिशन हमने स्टार्ट करा है और काफ़ी सब्सिडीज़ और जैसे राजस्थान में भी रिप्स है, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, उसके थ्रू सर हम इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। दैट इज़ वन थिंग, है ना, दैट इज़ वन थिंग। लेकिन अभी भी जैसे अब हमने PLI स्कीम चलाई, सैमसंग आ गया था उसके अंदर और एप्पल आया हुआ है इस समय, लेकिन दोनों ही जने क्या कर रहे हैं? असेंबली का काम। तो जो हमारे इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ डेवलप होनी चाहिए, जिसमें हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट खूब मिले, ऐसा तो हो नहीं रहा। जी सर। तो फिर क्या किया जा सकता है, आपके विचार में क्या किया जा सकता है? ओके सर। सर अभी सिर्फ असेंबली ही हो रही है, उसके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाना ज़रूरी है। और आज के टाइम में जैसे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स लाए जा सकते हैं, जिससे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट शुरू हो सकता है इंडिया में, ना कि सिर्फ ओनली टेस्टिंग पर्पस। और इसके अलावा भी हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं उससे, क्योंकि रिसर्च और डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर इसमें ज़्यादा फोकस हो पाएगा। तो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर सकते हैं, टैक्स कंप्लायंस इजी कर सकते हैं और एक इंडस्ट्रियल पार्क्स बना सकते हैं, जिनमें उनको इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब इजीली प्रोवाइड हो सके, जिससे उनका भी ट्रस्ट डेवलप हो कि वो यहाँ पे क्रेडिबली अपना बिजनेस कर सकते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा बच्चे एक चीज़ और बताओ, अभी परसों हमारे कंट्री में बात हुई कि स्टेलेथ स्टेलेथ सेमी छिपा हुआ जी सर। सबमरीन, जी सर। हम लोग काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। व्हाट डज इट मीन? पनडुब्बी कैसे छिप सकती है? इतनी बड़ी सी चीज़ होती है, वो दिखेगी कैसे छिपेगी? सर स्टेल्थ सबमरीन बनाई से जाती है जिससे कि जो भी रेडार या सोनार वेव्स हैं वो डिटेक्ट नहीं कर पाए, जिससे कि वो सी में रह के अपने फंक्शंस कर सकती है बिना एनिमी से डिटेक्ट हुए हुए। कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है? सर एग्जैक्ट तो टेक्नोलॉजी मुझे नहीं आइडिया। ओके अच्छा ये बताओ एरोप्लेन के अंदर कैसे होता है ये? एरोप्लेन कहते हैं ना, जो अभी हमने हमने पूरा स्क्वाड्रन लिया था, वो स्टेलक्स, जी सर। उसकी वो है कैपेसिटी है, वो उड़ रहा है हवाई जहाज जी सर। और वो दिख नहीं रहा नीचे, तो क्या मतलब है इसका? सॉरी सर। कोई बात नहीं, ऐसे कोई ज़्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है। मुझे इस चीज़ बताओ कि ये जो चिप मैन्युफैक्चरिंग है, जी सर। इसमें ऐसी क्या चीज़ है जो कि हमारे देश में हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं कि चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये एक्सपर्टीज चाहिए, वो एक्सपर्टीज चाहिए, ताइवान से लेकर आओ, कंपनी को वहां से बुलाओ, हमारे यहाँ कोई बना नहीं पा रहा, क्या है इशू, क्या है ये? ओके सर, एक्चुअली चिप बहुत ही स्मॉल डिज़ाइन की होती है और उसमें मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स लगते हैं, जिसकी टेक्नोलॉजी इतनी इजीली नहीं है, वो काफ़ी कॉस्ट सेंसिटिव है। इसीलिए इसका इशू आता है कि यहाँ पे एक्सपर्टीज की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि छोटी सी चिप में बहुत सारा टेक्नोलॉजी एम्बेड किया जाता है, बहुत सारे सर्किट्स एम्बेड किए जाते हैं, बेसिकली सर्किट्स उसके अंदर एम्बेड किए जाते हैं। ओके थैंक यू। ओके मनस्विनी, आप तो बैंक में रही हैं, तो जरा ये बताइए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्या फंक्शंस होते हैं, इम्पोर्टेंट 5 फंक्शंस। ओके सर।
सर सबसे पहला जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के थ्रू इन्फ्लेशन टारगेटिंग, इन्फ्लेशन को कम करना, Okay. प्राइस स्टेबिलिटी को मैनेज करना और लिक्विडिटी को मार्केट में मैनेज करना वो थ्रू तो दे। सब एक ही चीज हो गया है, प्राइस स्टेबिलिटी, लिक्विडिटी, ये सब मॉनेटरी पॉलिसी हो गई। ओके सर। और सर बैंकर्स का लास्ट रिजॉर्ट है लेंडिंग के लिए। ओके, और सर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी सेम एंड फॉरेक्स रिजर्व्स मेंटेन करते हैं। दैट्स ऑल, कुछ और नहीं है। सर सेम। चलिए और देखते हैं बाद में। अच्छा ये बताइए, राजस्थान की इकोनॉमी के 4 इम्पोर्टेंट पिलर्स क्या क्या है, ओके मोस्ट इम्पोर्टेंट? जी सर। सर सबसे पहला टूरिज्म, उसमें डाइवर्स सेक्शंस हो सकते हैं, इको टूरिज्म हो गया, रूरल टूरिज्म, ये सब। दूसरा यहाँ पे मिनरल्स, जो हम 81 आउट ऑफ 50 81 मिनरल रिजर्व में से 57 हम अभी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तीसरा सर हमारे पास बहुत वास्ट बैरन लैंड है, उसके लिए हम सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी, उसमें पोटेंशियल बहुत हाई है। और चौथा सर इंडस्ट्रियल हब बनने के बहुत चांसेस, जैसे कि अभी प्रॉक्सिमिटी एनसीआर रीजन से है, तो डीएमआईसी और ये जोधपुर पाली मारवाड़ इन्वेस्टमेंट रीजन शुरू हो रहा है, तो ये भी 4 हैं जिसमें बहुत आगे पिलर बन सकते हैं इकोनॉमी के। सबसे बड़ा पिलर तो आपने छोड़ दिया, एग्रीकल्चर। जी सर। एग्रीकल्चर तो सबसे बड़ा पिलर है। जी सर। पशुपालन, जी सर। ये दोनों एक साथ चलते हैं। यस सर। अभी कितना कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर और पशुपालन का राजस्थान की इकोनॉमी? सर एग्रीकल्चर का जो जीएसडीपी में अराउंड 26% कंट्रीब्यूशन है, और लाइफ स्टॉक में भी हम बहुत आगे हैं, जैसे मिल्क प्रोडक्शन में भी हम सेकंड नंबर पे आफ्टर यूपी, और वूल प्रोडक्शन में हम अराउंड 45 to 48% इंडिया में कंट्रीब्यूट करते हैं। ओके, अभी आप सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की बात कर रही थी, जो चिप्स वगैरह बनाने की। जी सर। कौन सी कंपनी हमारे यहाँ चिप्स बनाने की लिए तैयार हो रही है या तैयार हो चुकी है? कुछ एग्रीमेंट साइन हुए हैं, कुछ फैक्ट्रीज बन रही हैं? सर एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा नाम से। हैं? गुजरात में कहीं? सॉरी पता सर, मैं कनेक्ट नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि ये आपके फील्ड से रिलेटेड है ना। जी सर। ओके, अच्छा ये बताइए, ये G5, G4, G6 ये होता क्या है? सर ये इंटरनेशनल जो भी कंट्रीज है उनकी ग्रुपिंग होती है इन फॉर्म ऑफ अलायंस, जहाँ पे वो टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी, इकोनॉमी से रिलेटेड डिसीजंस लेते हैं कोलैबोरेशन के थ्रू। तो एक उदाहरण दें, क्या क्या इसमें शामिल होता है? जैसे सर G7 है, G20 है, अभी रिसेंटली G2 के लिए भी बोला गया है। और जैसे इप्सा है, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स हो गया। नहीं वो तो अलग चीज हो गई। ये जी का जो है, जी का मतलब क्या होता है पहले? जी मींस ग्रुपिंग। हाँ, ग्रुप ऑफ 2, ग्रुप ऑफ 7, ग्रुप ऑफ 8, यस सर। ग्रुप ऑफ 20। तो G20 की बैठक लास्ट कहाँ हुई थी? सर लास्ट साउथ अफ्रीका में हुई थी, जोहान्सबर्ग। और उसमें क्या विशेष चीज थी? सर अगर हम नेगेटिवली देखें तो उसमें जो प्रेसिडेंट है यूएस के, डोनाल्ड ट्रंप, वो नहीं आए थे, ही वाज नॉट प्रेजेंट। उसके बावजूद भी काफ़ी सब्सटैंटिव डिसीजंस लिए गए थे, और उनको वर्चुअली आगे की जो चेयर है वो पास ऑन की गई थी। अच्छा, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे ये है कि जो बांग्लादेश में सिचुएशन इवॉल्व हो रही है, ये इतनी एंटी इंडिया फीलिंग्स वहाँ क्यों हो रही हैं अभी, क्या कारण है, और उसका क्या कोई समाधान नजर आ रहा है आपको? जी सर। सर ये बहुत ग्रेजुअली इंक्रीज हुई है, और इसका कारण सर एक तो पाकिस्तान से उनकी प्रॉक्सिमिटी, क्लोजनेस बढ़ती जा रही है, जिससे ये भी न्यूज़पेपर में आ रहा है कि जो पाकिस्तान के टेरर ग्रुप्स हैं वहाँ ट्रेनिंग कैंप्स बना रहे हैं और वहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं। और सर उधर रिलीजन भी मुस्लिम डोमिनेटेड है, तो उससे भी एंटी इंडिया इफेक्ट आता है, क्योंकि इंडिया हिंदू डोमिनेटेड है। और सर उसके लिए हम ये कर सकते हैं, सबसे पहले सर डिप्लोमेसी के थ्रू, डायलॉग के थ्रू, और ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर्स के थ्रू, और डोमिनेंस नहीं दिखाने के बजाय फ्रेंडशिप के थ्रू हम कर सकते हैं।
और उसका और एक्सट्रीम इफेक्ट ना हो जाए उसके लिए सर हम बॉर्डर पेट्रोलिंग और जो हमारे बॉर्डर एरियाज है उनको सेंसिटाइज कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद मनस्वित थैंक यू सर। ये भाई, तो आपने बीटेक किया है, जी सर। अब इधर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आना चाह रही हैं, जी सर। ऐसे क्यों? जबकि मतलब साइंस स्टूडेंट्स के लिए माना जाता है कि वो उनका थियोरेटिकल जो है ना, जी सर। वो नॉलेज जो है और वो सोच भी उस तरह का हो जाता है, जबकि यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में जो है थ्योरी का यूज बहुत कम होता है जी और सर। कहते हैं साइंस का बहुत ही कम यूज है। तो आप एक यहाँ के लिए असेट साबित होंगी यदि आप प्रशासनिक सेवाओं में आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर। सर जब मेरी बीटेक खत्म हुई थी उसके बाद में मेरा प्लेसमेंट हो गया था एल&टी इन्फोटेक बॉम्बे, पर उस टाइम सर कुछ फैमिली सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए थे, मुझे वापस आना पड़ा था और फिर यहीं पे ही रह के तैयारी करनी थी। तो मेरे पेरेंट्स दोनों बैंक में ही थे तो उन्होंने बैंकिंग सेक्टर सजेस्ट करा था, तो मैंने ज्वाइन किया और उधर से मैंने पब्लिक डीलिंग, ग्रीवेंस हैंडलिंग और ओवरऑल ब्रांच एडमिनिस्ट्रेशन ये सब सीखा। देन आई रियलाइज कि जो मेरा इन्फ्लुएंस है वो लिमिटेड टू फाइनेंशियल स्फीयर है और लॉन्ग टर्म मेरे मोटिवेशन के लिए या मैं ज़्यादा लोगों को वेलफेयर पहुंचा पाऊँ इसके लिए मुझे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बेटर लगा मेरे लिए। कैसे पहुंचेंगे? अगर महिला है तो महिला की और भी लिमिटेशन होती है, जैसे पुलिस सर्विसेज में नहीं, ऐसा नहीं मानते आप? सर आज का टाइम बदल रहा है। साइंस आपके लिए कैसे जो है ना, आपने साइंस से जी कि सर। बीएसएमएस है, जी सर। बीटेक किया है, तो वो आपके लिए ज्यादा जो है इसमें कारगर साबित होगा, ये कैसे मानते हैं आप? ओके सर, साइंस से लॉजिक हो गया, आप बेटर एनालिसिस कर सकते हैं, आपकी क्रिटिकल रीजनिंग स्ट्रांग होती है और सर आप बेटर सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे हम साइंस के प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो उसमें हम कुछ ना कुछ ऐसे तरीके भी ढूंढते हैं कि कैसे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हो सके जिससे हम इजीली बना सकें। तो ये सब आई थिंक स्किल्स मेरे एडमिनिस्ट्रेशन में काम आ सकती हैं। बीटेक किया है तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? Okay, sir, it's a flow of electron from negative to positive terminal. जनरेशन कैसे जनरेट करते हैं ना, जैसे आप कोई सा भी देख लीजिए, हाइडल प्रोजेक्ट देख लिए, थर्मल प्रोजेक्ट देख लीजिए, सोलर, तो ये तो बेसिक प्रिंसिपल है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है। Okay. So for example हम हाइडल पावर ले लें तो उसमें टर्बाइंस के थ्रू हाइट डिफरेंशियल के थ्रू जनरेट होती है और क्या टर्बाइन क्या होता है, क्या एक मतलब ऐसा एक्शन होता है, किस तरह से समझाएंगे? सर जैसे एक टर्बाइन लगा हुआ है वहाँ पे पहले उसको ब्लॉक कर टर्बाइन दिया। क्या होता है? सर टर्बाइन which moves at faster speed, which moves at a faster speed through external force. हाँ। लेकिन कैसे मूव तो कहीं भी कर सकता है, उसमें क्या है, किसके बीच कोई होता है मैग्नेट्स या इलेक्ट्रो कुछ उनके बीच में मूवमेंट उसका होता है? नहीं मौसम। सर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की अगर बात कर रहे हैं नहीं वैसे आप हम ऐसे सिर्फ नहीं सिखाएंगे कि दो तो मैग्नेट्स के बीच में जी सर। चीज को जो है यदि हम उसको मूव कर घुमाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और इसका रिवर्स जो है जी सर। वो मूवमेंट के लिए नहीं, ऐसा नहीं। हाँ वो भी ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जैसे उसके थ्रू भी होता है, जो हमारा इंडक्शन है वो भी उस पे सॉरी कंफ्यूज मत हो, देयर आर टू थिंग्स, ही इज आस्किंग टू थिंग्स। ओके पहली तो टर्बाइन, ओके टर्बाइन तो मूव कर रहा है, फास्ट चीज को मूव कर रहा है, एज यू आर स्पीकिंग वेरी राइटली। अब ये मूव करता है किस चीज को, जो आप बता रहे, दैट इज अ सेकंड स्टेप। उसको क्या कहते हैं? फर्स्ट हो गया आपने स्टीम से या किसी भी चीज से टर्बाइन को चलाया, है ना? के लिए Okay. वो तो वो तो टर्बाइन चल गया बहुत तेज। जी सर। क्या चीज चल रही है तेज? टर्बाइन। टर्बाइन चल रही है। अब टर्बाइन से फिर आगे क्या चल रहा है? क्या चीज होती है इससे बिजली बन रही है? मैग्नेट्स। मैग्नेट के बीच में कॉइल। कॉइल। ओके सर, यस सर। सो टर्बाइन में ये पूछ रहे थे सर कि वो जो टर्बाइन है उसका क्या पर्पज है, व्हाई टर्बाइन इज देयर, ओके हाउ द इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड, दैट वाज हिज क्वेश्चन। ओके। अपनी जन्माष्टमी कब मनाते हैं? सर जन्माष्टमी हम भाद्रपद मंथ में मनाते हैं, कृष्ण पक्ष की अष्टमी।
और कौन से त्योहार या ऐसे हैं जो हम कृष्ण पक्ष में मनाते हैं? सर गोगा नवमी बनाते हैं हम कृष्ण पक्ष में। और सर कृष्ण पक्ष में हम दिवाली मनाते हैं, कार्तिक अमावस्या। अम, अभी यही याद आ रही सर। कैला देवी का मेला कब आता है? सर नवरात्रि चैत्र और अश्विन महीने की। मेन चैत्र में आता है ना। ओके। अच्छा, अभी पिछले दिनों देखा होगा आपने, इंडिगो जो है उसका मेल्टडाउन हुआ है इस तरह का, तो मतलब बिल्कुल ही जो है केओस हो गया था मालूम को। तो इस बारे में आपका क्या विश्लेषण है कि मतलब क्यों हो गया और इसके लिए अब सरकार को क्या करना चाहिए? ओके सर, डीजीसीए ने रूल्स पहले मतलब 1 ईयर पहले ही बता दिए थे ये रूल्स हैं, पर उनका टाइमली फॉलो अप नहीं हुआ। और सिंस इंडिगो की शेयर होल्डिंग अराउंड 60+% है, तो उससे एक मोनोपोली क्रिएट हो जाती है, तो सब्स्टिट्यूट भी नहीं मिल पाया दूसरे एयरलाइंस के लिए, तो इसलिए ये केओस हो गया था। मोनोपोली टाइप हो गया ये सर मोनोपोली तो और भी स्पाइस जेट भी है, एयर इंडिया भी है, नहीं सर है, तो पर मोनोपोली थोड़ी हुआ है सर बट उनका कंट्रीब्यूशन कम है। देखा जाए तो सर एयर इंडिया और इंडिगो मिला के 90% फ्लीट कंट्रोल करते हैं, तो जिससे दूसरी जो स्मॉल एयरलाइंस है उनको कम एयरलाइंस अभी अवेलेबल है। बट अब ये चेंजेस हो रहे हैं। रिसेंटली 4 न्यू रीजनल एयरलाइंस को अप्रूवल मिला है डीजीसीए से, ताकि ये सिचुएशन आगे नहीं हो। अच्छा, अभी इसरो ने बहुत बड़ा अचीवमेंट लिया है, क्या है वो? इजराइल है सर। इसरो 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 ओके इसरो ओके सर। ISRO। यस सर। सर अभी तक की जो सबसे हैवीएस्ट पेलोड है सैटेलाइट, वो हमने लॉन्च करी है इसरो के थ्रू, जो एक फॉरेन कंट्री की सैटेलाइट है। किसकी है? सर इट्स अमेरिकन सैटेलाइट, प्राइवेट। क्या नाम सर ब्लू बर्ड। पूरा नाम? सर एक नंबर कितना है वेट था? सर 6100 किलोग्राम्स। उसकी क्या विशेषता क्या है उसकी? और दूसरे सैटेलाइट छोड़े उससे कुछ विशेषता, कुछ खास बात थी उसकी? सर सैटेलाइट जो भेजी गई हाँ, है सर, वो एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। कम्युनिकेशन के तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये इसका क्या है जो आप? ओके सर, ये एक्चुअली डायरेक्ट मोबाइल कनेक्टिविटी के बारे में कुछ कहा गया है ऐसा? सर ये सॉरी सर, ये पढ़ना है अभी। अच्छा, ये जो अपना हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, ड्राफ्ट हो रहा था, तो ये कहाँ से मतलब जो लिए गए हैं, कौन से दूसरे देश के का जो है कॉन्स्टिट्यूशन से जो है लिया गया है? सर ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से कोई आपके दिमाग में कोई आता है ऐसा कोई सजेशन जो आप बताओ, जो एक और इसमें जुड़ना चाहिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में जोड़ने के लिए, कोई नया? अब आपको लगता है कि आज के सर्कमस्टांसेस में जो है ना, ये भी इसमें जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि वेलफेयर स्टेट जी वो सर। देखते हुए बनाए गए थे ना। हाँ, तो आपको क्या लगता है, कुछ जोड़ा जाना चाहिए? ये कंप्रेहेंसिव हैं सब भी? ओके सर, जैसे अभी क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी इशू है, तो उसके लिए कुछ प्रोविजन बनाने चाहिए कि पॉलिसी में क्लाइमेट चेंज मैंडेटरीली कंसिडर किया जाना चाहिए। ये महिलाओं के विकास के लिए आप मानते हो कि एक ऐसा लोक साइडेड कोई क्षेत्र रह गया जो इन सरकारी स्कीम्स में जो है ना, उसको अभी तक टच नहीं किया गया है? सर जैसे स्टेम अभी आया है, पर वो इतना ज़्यादा फुल पोटेंशियल पे नहीं यूज़ हो रहा है। आज हम देख रहे हैं कि विमेन आगे बढ़ रही हैं, पर जिस एज पर मेल काउंटर पार्ट्स के उतना स्टेम में उनका प्रोग्रेस या कंट्रीब्यूशन नहीं देखा जा रहा है। थैंक यू बेटा, वी शैल जस्ट कॉल यू बैक। ओके सर, थैंक यू सो मच। बैठो बच्चे। थैंक यू सर। अच्छा बेटा, कैसा लगा आपको इंटरव्यू देने के बाद? अबाउट योर सेल्फ? और सब पॉजिटिव। पॉजिटिव, गुड।
एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट यू स्पोक दिस वर्ड. अच्छा, एक चीज मेरे मन में अभी भी थोड़ा सा संशय है कि यू पास्ड आउट इन 2015, यस सर. फिर 2019 में आपने बैंक ज्वाइन किया. जी सर. क्यों, ऐसा क्यों? सर उसके पहले LNT. एलएलटी में थी तो उसको क्यों छोड़ा? सर घर पे एक्चुअली मदर को बता सकते हैं. हाँ, बता सकते सर हैं. उनको डिप्रेशन हो गया था काफी, ओके तो मुझे आना पड़ा था. ओके. अच्छा, सेकेंडली, ब्रांच मैनेजर बनकर छोड़ना, ब्रांच मैनेजर, एक तो एसबीआई में पीओ बनना इटसेल्फ इज अ वेरी वेरी गुड थिंग. जी सर. It's a good achievement according to us. So why did you think to leave and then prepare? ओके. सर मैंने शुरू तो कर ही दी थी साथ में, पर सर टाइम बहुत क्रंच था क्योंकि आई यूज्ड टू कम बाय एट अराउंड 7:30 क्योंकि ब्रांच मैनेजर थे. तो उसके बाद सर बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो रहा था कि तैयारी कर पाऊँ, और फिर मेरी मैरिज भी हो गई थी, तो ये सब बैलेंस नहीं हो पा रहा था. इसलिए फिर हस्बैंड और मैंने डिसाइड किया कि यू स्टडी एंड आई विल. And do you have a baby? नो सर. Okay. अच्छा, एक बात बताओ बेटा कि जब हमने ये सोचा कि भाई आरपीएससी में, फिर आपने यूपीएससी का क्यों नहीं सोचा साथ साथ? सर यूपीएससी भी डिसाइड किया था और एक अटेम्प्ट भी दिया था, हाँ. पर सर फिर एज फैक्टर. नहीं, फिर तो दे ही सकते थे ना, आप एग्जाम तो दे ही सकते थे. सर आफ्टर 32 तो आई कैन. आफ्टर 30 तो नहीं दे सकते, मुश्किल है. वो नहीं, उसके बाद मुश्किल रहता है. कोई बात नहीं. अब आपका इंटरव्यू वाज अकॉर्डिंग टू अस वेरी गुड, ओके सर. बट वी वांट दैट यू शुड बी सिलेक्टेड. ओके सर. अब ये बताओ कि पेपर 3 का कैसा हुआ पहले मार्क्स? सर पेपर 3 सबसे कम अच्छा हुआ है मेरा. है? पेपर 1 2 4 मेरे काफी अच्छे हाँ, हुए. वो 3 एक्चुअली 3 इस बार बहुत इंपॉर्टेंस रख रहा है, इसलिए मैं 3 के बारे में पूछता हूँ बच्चों से कि 3 में क्या ऐसा, क्या चीज आपको लगी खराब? पब्लिक एक्ट के क्वेश्चंस नहीं कर पाए? नहीं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ठीक था मेरे लिए. बाकी सब्जेक्ट सर मेरे थोड़े वीकली प्रिपेयर थे. लॉ मेरा वीक प्रिपेयर था. हाँ. और स्पोर्ट्स वाला भी, मतलब ये जो 20 मार्क्स वाले थे थर्ड पेपर के, वो मेरे वीक प्रिपेयर थे. जो स्मॉलर सब्जेक्ट्स होते हैं. ओके. अच्छा बेटा, इतना सब कुछ करने के बाद ये तो आपको पता ही होगा इस बार इंटरव्यू का बहुत इंपॉर्टेंस है, जी सर. बिकॉज कट ऑफ मार्क्स 208 है, हाईएस्ट 330 है, जी सर. तो रेंज बहुत ही कम है. तो अगर आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करेंगी तो आप अच्छी सर्विस आपको मिलने की पूरी उम्मीद रहेगी. जी सर. अब इसके लिए 2-3 थिंग्स यू हैव टू डू. ओके. First, you should be very well sure about SWOT analysis of Rajasthan. यस सर. क्या strength है, weaknesses सर क्या है? सीन योर वीडियो thoroughly. Okay. So you are attending that course? यस सर. Okay, then there is no बस problem. ऑनलाइन. Okay, online, ठीक है, कोई बात नहीं. तो एक बार लेकिन सारी क्लासेस कर लेना उनको, ठीक है सर. है ना, उनको प्रिपेयर देम थॉरोली. और why you want to come into civil services और ये सारी जो भी चीजें आपस में बताई हैं, काफी सारी बताई हैं हम लोगों ठीक ने. है सर. इवन अभी लास्ट की क्लासेस में क्या हो रहा है साइंस के अंदर, जी जी. उसके बारे में काफी अच्छा डिस्कशन किया है. राजस्थान में क्या हो रहा है और कंट्री में स्पेशल चीजें क्या क्या हो रही हैं, ठीक है. उनको आप बिल्कुल लेटेस्ट है वो, तो आप उनको पढ़ लेना, जिससे कि आपको राजस्थान के बारे में अच्छी नॉलेज रहेगी. और ये वाला जो कंसेप्ट है माई मैन का, इसको जी. अच्छे से बताना. उसको माई वुमेन मत कहना. ओके. माई मैन इज ए जेंडर न्यूट्रल थिंग, ओके. इज ए जेंडर न्यूट्रल. सर मेरे इसमें क्वेश्चन है. हाँ, हाँ. फिर मैं आस्क. हाँ. सर जैसे मैंने ये बोला माय मैन, तो वो ऐसा नहीं सोच सकते कि ये तो कहीं से सीख के आए, रट के आए. सुनो, इसको ऐसे नहीं बोलना डायरेक्ट कभी, माई मैन कभी मत बोलो ऐसे डायरेक्ट कि आई वांट टू बिकम माई मैन. यू वांट टू बेसिकली बिकम वन एम्बेसडर. मैं आपके वाला आपके बताऊँ, सबके अलग अलग आंसर होगा. Okay. आई वांट टू बिकम एम्बेसडर फॉर मोस्ट डिप्राइव्ड, परेशान हर जगह से, वेरी पुअर, द पीपल हु आर स्टैंडिंग लास्ट इन दैट रो. ओके. I want to work with them. I want to work for them. I want a trust to be developed between me and them. So that they develop a particular system where they feel confident. Yes, if I go to this officer, जी सर. my work will be done. ओके. So that is the concept. How do you use this concept in your answer will be very, very important. So it is not necessary that you exactly use those words, but same things will be used. ओके. Then how will you achieve it? You will achieve it by going to the villages, meeting people, sitting with them. है ना? And एक concept जरूर बताना कि जनरली जब हम ऑफिसर्स के रूप में जाते हैं गांव के अंदर, तो you sit on a table and chair राइट. and other people are sitting on the ground. वो अपने सैंडल शूज जब बाहर निकाल के आने पड़ते हैं. It means you are already making them very low. The level है, अगर आप नीचे बैठ के बात कर रहे हो तो आप वैसे हमसे बात थोड़ी कर पाओगी. So they are basically scared. ओके. Their mentality is so much suppressed.
आई वॉन्ट टू ओपन दैट। ओके। मैं उनके साथ बैठूंगी। मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। जब मैं पहली बार मैंने जाना शुरू किया इस तरह से और नीचे बैठना शुरू किया, तो मैं रात के करीब 11 बजे थे, खाना वाना खत्म हो गया। एक यहाँ पे मैंने अभियान चला रखा था जिसका नाम था सरकार आपके द्वार। उसमें मुझे बहुत जगह जाना पड़ता था। तो मैं गया तो एक गाँव में मेरे को लोग छू कर देख रहे थे। ये रात को 11 बजे की बात है। दे आर नॉट बिलीविंग कि ऐसा भी हो सकता है क्या कि एक इतना सीनियर ऑफिसर हमारे गांव के अंदर में बीच हमारे साथ खाना खाया और अब हमारे साथ ही बैठा हुआ है बिल्कुल बीच में, हमारी बातें सुन रहा है, प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, वहीं पे दूसरे ऑफिसर्स को भी ला रखा है। ओके। दिस इज व्हाट यू वांट टू डेवलप। ओके। वो नहीं कि डाइवर्सिफिकेशन और जॉब ये वो सब तो बेकार आंसर्स होते हैं, बट दिस विल शो योर स्ट्रेंथ, ओके। इनर स्ट्रेंथ। वो है इंपॉर्टेंट चीज, वो हम जानना चाहते हैं कि बच्चे में क्या इससे क्या साबित होता है। एम्पैथी है, ह्यूमिलिटी। नो, दैट यू हैव एप्टीट्यूड टू बिकम ए सिविल सर्वेंट। ओके। यही तो हम एग्जामिन कर रहे हैं आपके बारे में। यस सर। अदरवाइज आपने एग्जाम दे लिया। अब हम क्या देखना चाह रहे हैं कि इस बच्ची के अंदर एप्टीट्यूड है या नहीं सिविल सर्वेंट बनने का। ओके। इफ इट मीन्स वेदर यू आर एबल टू एंगेज अस Okay. एज इन टू वुड, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सो दैट यू कैन हैव ए कम्युनिकेशन एंड ए कन्वर्सेशन। फैक्ट्स कोई जरूरी नहीं है आपको आते हो, इतनी जरूर नहीं होता, बट वेदर यू कैन हैव ए कंटिन्यूड कन्वर्सेशन, दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। सो डू दैट कोर्स। एंड एक और चीज़ आपको बता देता हूँ कि हम लोग रोज शाम को राजस्थान के करंट इवेंट्स को डाल रहे हैं हमारे एप्लीकेशन पे और हमारी वेबसाइट पर। पिछले 1 महीने का उसको तैयार कर लीजिए। ठीक है। आपको 90% क्वेश्चन राजस्थान के बारे में वहाँ से मिलेंगे। Okay. 90% इज अ वेरी हाई परसेंटेज। देन राजस्थान के बारे में जो बुक होती है राजस्थान जनरल नॉलेज, उसको भी अच्छा से पढ़ लेना। ठीक है। दैट्स ऑल, अदरवाइज यू विल डू वेरी वेरी वेल। ओके सर। ठीक है बेटा। जी सर। और जब डेट आ जाए इंटरव्यू की तो उससे जस्ट पहले एक बार और मॉक इंटरव्यू कर लेना अपना। ठीक है सर। ठीक है। जी सर। एनीथिंग इन योर माइंड? यही था सर फीडबैक। इसमें आप जो है ना एज ऑफ लिविंग फॉर सिटीजन्स, दैट शुड बी द अप्रोच। जब आप क्यों करना चाहते हैं कि हमारे अब कहते हैं एज ऑफ डूइंग बिजनेस, जी उसी सर। तरह से एज ऑफ लिविंग फॉर ऑल द सिटीजन्स, डाउन ट्रोडन मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके। तो वो आप उसको एम्फेसिस कर सकते हैं, माई मैन को कहने के बजाय ये कह सकते हैं। ओके। एक चीज और मिस कर रही थी जो सर ने क्वेश्चन पूछा था, रिजर्व बैंक का क्या रोल होता है? जी सर। सबसे बड़ा रोल क्या है? सर इन्फ्लेशन टारगेटिंग। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज बैंकर टू द गवर्नमेंट एंड दे इशू ऑल द डेट। यस सर। बैंक टू द गवर्नमेंट। इसके एमएसडी। कई फंक्शंस हाँ, ये तो बहुत मेजर हो गया ना। करेंसी इशू जो बैंक ऑफ इंडिया करता है, 1 रुपए के नोट को छोड़ के बाकी जी सब सर। है। दूसरा है वो रेगुलेट करता है सारी बैंकिंग सेक्टर को, रेगुलेटर ऑफ द बैंकर्स। यस सर। आपने कहा बैंकर्स बैंकर, वो ठीक है, इमरजेंसी में आप बोरो कर सकते हैं, राइट। बट मोर इम्पोर्टेंट फंक्शन इज रेगुलेटिंग द बैंकिंग सेक्टर, यस सर। एंटायर बैंकिंग सेक्टर। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का भी बैंकर्स बैंकर यस सर। है, एंड ऑल्सो यू नो व्हाट यू कॉल इंटरनेशनल रेगुलेशंस को इंडिया के अंदर मैनेज करना, ओके। एंटायर इंटरनेशनल बैंकिंग सेक्टर, बेसिल कन्वेंशन। Yes, sir. तो ये बड़े फंक्शंस हैं, ये आप मिस आउट कर गई नहीं, ये मत करना क्योंकि एज ए बैंकर दीस थिंग्स माइट बी आस्क्ड। राइट सर। ये चीज तो आनी चाहिए सारी के सारी। और जो बांग्लादेश की सिचुएशन उसमें ये भी है कि जब से यूनुस आया है, he released all those people who were fundamentalists, who were criminals, who were in jail, Okay. and उन लोगों को थोड़ी और इसने फ्रीडम दे रखी है, so they have been successful in creating an atmosphere of radical Islam. ओके। तो that is very important. ठीक है। तो जब से ये आया तब से ये सिचुएशन खराब होती चली जा रही है, ओके। और अदर फैक्टर्स तो आपने सही मेंशन किए हैं, बट दिस इज इम्पोर्टेंट। बट ठीक है यू बेटा। आर डूइंग वेरी वेल, वी विल डू वेरी वेल। ओके सर। ठीक है सर। ऑल द बेस्ट बच्चे। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।